हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है, किताबों में यही सुना है कि भारत की 200 साल की गुलामी की कहानी प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई। पर क्या ये पूरा सच है? सोचिए, क्या सिर्फ एक धोखा, एक छोटी सी साजिश इतनी बड़ी गुलामी की नींव रख सकती है? आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि सच तो ये है कि प्लासी तो बस एक छल था, एक शुरुआत थी। असली लड़ाई, वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया, वो तो अभी लड़ी जानी बाकी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य का फैसला कर दिया। ये कहानी है बक्सर की। प्लासी के उस धोखे के बाद बंगाल की कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, मीर कासिम। वो अली वर्दी खान के बाद शायद सबसे काबिल और दूर की सोचने वाला शासक था। एक ऐसा नवाब जो महज अंग्रेजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी आंखों में एक सपना था, आजाद और मजबूत बंगाल का सपना। मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते ही बड़े और साहसी फैसले लेने शुरू कर दिए। पहला काम, उसने अपनी राजधानी को कलकत्ता के पास मुर्शिदाबाद से उठाकर सीधा बिहार के मुंगेर में शिफ्ट कर दिया। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की दखलंदाजी से दूर रहा जा सके। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला और अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में मजबूत करना शुरू किया। और सबसे बड़ा कदम, उसने मुंगेर में तोप और बंदूकें बनाने का एक मॉडर्न कारखाना खोल दिया। जरा सोचिए, मुंगेर के उस किले के बारे में, जहां धधकती भट्टियों की आग में सिर्फ लोहा नहीं बल्कि बंगाल का भविष्य गढ़ा जा रहा था। एक तरफ तोपें बन रही थीं, तो दूसरी तरफ एक आत्मनिर्भर राज्य का ख्वाब बुना जा रहा था। मीर कासिम सिर्फ एक नवाब की तरह नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता की तरह काम कर रहा था। लेकिन बंगाल की ये बढ़ती हुई ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरियों के लिए एक सीधा खतरा थी। कंपनी के लिए बंगाल एक दुधारू गाय थी जिसे वो बस दूहना चाहती थी, पर मीर कासिम वो उसे एक आज़ाद शेर बनाना चाहता था। और जाहिर है, टकराव तो होना ही था। और इस टकराव की जड़ में था एक शब्द, दस्तक। ये एक तरह का ट्रेड परमिट था जो कंपनी को मुगल बादशाह से मिला हुआ था। इसका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल सामान के लिए होना था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसका जमकर मिसयूज कर रहे थे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। वो कोई टैक्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से बंगाल का खजाना खाली हो रहा था और लोकल व्यापारी बर्बाद हो रहे थे। तो असल में ये दो ताकतों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सपनों की लड़ाई थी। एक तरफ मीर कासिम का सपना था, एक ऐसा बंगाल जो खुद मुख्तार हो, मजबूत हो, जहां हर व्यापारी के लिए नियम कानून बराबर हों। और दूसरी तरफ था कंपनी का लालच, एक ऐसा बंगाल जो उनकी निजी तिजोरी हो, जहां सिर्फ और सिर्फ उनकी लूट और उनका मुनाफा चले। इन दो रास्तों का मिलना नामुमकिन था। और तब मीर कासिम ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर लगे सारे के सारे टैक्स ही खत्म कर दिए। अब भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी दोनों एक ही लेवल पर आ गए। ये मीर कासिम का मास्टर स्ट्रोक था और अंग्रेजों के लिए खुली चुनौती। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। कंपनी ने पुराने नवाब मीर जाफर को दोबारा गद्दी पर बिठाया और मीर कासिम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कटवा, गिरिया और उधाई नाला की लड़ाइयों में मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। हताशा और गुस्से में मीर कासिम से पटना में कुछ अंग्रेज बंदियों की हत्या हो गई, जिससे अंग्रेजों ने पटना हत्याकांड का नाम दिया और आखिरकार उसे बंगाल छोड़कर अवध में पनाह लेनी पड़ी। पर मीर कासिम ने अभी हार नहीं मानी थी। बंगाल से निकलकर उसने एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी देखा गया हो। और अब मंच तैयार था भारत की आज़ादी की आखिरी बड़ी लड़ाई के लिए। मंच था बक्सर का मैदान। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी मगर बेहद अनुशासित सेना, और दूसरी तरफ खड़ी थी हिंदुस्तान की तीन बड़ी ताकतों की मिलीजुली फौज, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के बेदखल नवाब मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का मैदान, गंगा नदी का किनारा और दो सेनाएं आमने सामने। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला था। क्या भारत अपनी आज़ादी बचा पाएगा या एक व्यापार करने आई कंपनी हमेशा के लिए उसकी मालिक बन जाएगी? लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और ट्रेनिंग के सामने भारतीय गठबंधन टिक नहीं पाया। और यहीं पर आकर सारे इतिहासकार एक बात पर सहमत होते हैं, प्लासी एक साजिश थी।
एक धोखा था। लेकिन बक्सर एक असली जंग थी, जिसमें अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री ताकत के दम पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्तियों को हराया था। बक्सर की हार सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी। इसके बाद जो हुआ, उसने कानूनी तौर पर भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। और ये सब हुआ इलाहाबाद की संधि के जरिए। इस एक संधि ने रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारी से हिंदुस्तान का शासक बना दिया। उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान यानी टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया, जिसे दीवानी कहते थे। मुगल बादशाह अब कंपनी का पेंशनर था और अवध का नवाब उसका कर्जदार। सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से कंपनी के हक में झुक चुका था। दीवानी मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक ऐसा सिस्टम लागू किया जो शायद इतिहास के सबसे क्रूर और शोषक सिस्टम में से एक था। इसे नाम दिया गया द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट। ये सिस्टम बहुत ही शातिर और क्रूर था। देखिए, पैसा वसूलने की सारी ताकत यानी दीवानी थी कंपनी के हाथों में, लेकिन प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, जनता की भलाई करना, ये सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई नवाब के कंधों पर। और नवाब के पास न पैसा था न ताकत, मतलब साफ था, अधिकार सारे अंग्रेजों के और जिम्मेदारी कोई नहीं। इस सिस्टम का नतीजा बहुत भयानक निकला। बंगाल में चारों तरफ अराजकता फैल गई, व्यापार धंधे चौपट हो गए और किसानों पर जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। और इसका सबसे दर्दनाक नतीजा था 1770 का बंगाल का महाअकाल, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग भूख से मारे गए। मशहूर इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने इस दौर को बिल्कुल सही शब्दों में कहा है, डाकुओं का राज। ये एक ऐसी सरकार थी जिसका मकसद शासन करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लूटना था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, क्या बक्सर में सिर्फ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम हारे थे? नहीं, बक्सर में उस भारत की हार हुई थी जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। ये वो लड़ाई थी जिसने गुलामी की बेड़ियों को कानूनी और फौजी तौर पर हिंदुस्तान के पैरों में जकड़ दिया। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के किसी एक मोड़ पर की गई एक गलती की कीमत कभी-कभी सदियों तक चुकानी पड़ती है।